साथियों, मैं जीसी कटियार सेवानिवृत्त उप कृषि निदेशक हूँ। आज मैं झांसी में डॉक्टर विनोद कुमार सचान जी के फार्म पर यहाँ पर उपस्थित हूँ, जो ऑर्गेनिक फार्म के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सचान को आप जानते भी हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि अपने देश में जितनी भी खेती हो रही है, सब में अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है और अच्छी तरह से पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल हो रहा है। स्थिति ये है कि सभी किसान भी महसूस करने लगे हैं, सरकार की नीतियां भी ये कह रही हैं कि हमें धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना होगा। लेकिन एक आशंका ये हमारे किसानों के मन में भी है और हम लोग भी सोचते हैं कि जहां हम लोग लगभग 1.5 अरब पॉपुलेशन पर आ गए हैं, तो इतनी सारी जनसंख्या को खाद्यान्न कैसे मुहैया हो पाएगा, ये भी एक सवाल है। और प्राकृतिक खेती की तरफ लौटने में हमारे किसान भाइयों को भी बड़ी आशंकाएं हैं कि प्राकृतिक खेती करेंगे, खादों का इस्तेमाल कम करेंगे और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या उत्पादन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। डॉक्टर सचान के फार्म पर, जो ये ऑर्गेनिक फार्म है झांसी में, यहाँ पर इनका दावा है कि बिना खाद के, बिना पेस्टिसाइड के ये अच्छी फसलें ले रहे हैं। आप लोग देख भी रहे हैं, बड़ी लहलाती फसल यहाँ चने की है, बगल में गेहूं की है, मटर की है। तो डॉक्टर सचान जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या ये संभव है कि प्राकृतिक खेती करते हुए और जैविक चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अभी रासायनिक खेती करते हुए जो उत्पादन ले रहे हैं, क्या वो संभव है कि वही उत्पादन हमको मिल पाएगा और देश की जनसंख्या क्या आत्मनिर्भर बनी रह पाएगी जिस तरह से है इस समय? ठीक बात है। देखिए सर, है क्या कि ये जो रासायनिक खेती है और मैकेनाइज्ड फार्मिंग है जी, इसका इतिहास अभी 70 साल मात्र पुराना है। ठीक है ना जी। अनादिकाल से ये फर्टिलाइज़र और ये मैकेनाइजेशन और ये पेस्टिसाइड कहीं थे ही नहीं जी। और इतिहास जब उठाएंगे तो कई बार महाभारत में और कई बार ऐसा इतिहास मिलता है कि आबादी जो है आज जितनी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आबादी इतनी है। कई बार ऐसे उतार चढ़ाव आते रहे कि आबादी बहुत भयंकर रही और तब लोगों की खुराक भी बहुत हुआ करती थी, बहुत ताकतवर लोग होते थे। इतिहास में पढ़ेंगे तो बोले 14 हाथियों का बल था, है। बिल्कुल। और हमने बचपन काल में देखा है, मेरे गांव में जो रस्सी होती कुएं की पानी भरने वाली, उसको लोग ऐसे करके तोड़ देते थे। तो बहादुर तो लोग थे, खाना बढ़िया खाते थे, पौष्टिक खाना था। चलिए, ये खेती में दखल दिया इन्होंने, कृषि की नीतियां अपने हिसाब से बनाई कि ऐसा करना है, वो ये वैरायटी, मतलब काफ़ी कुछ सुधार ये अंग्रेज़ लोग कर गए। उसी का परिणाम हुआ कि आगे चलकर जब हम आज़ाद हुए तो आबादी हालांकि कम थी और टैक्स का उनका ऐसा धंधा था कि उसमें किसान अपनी ज़रूरत भर को खेती करने लगा। जैसे जब सब जानते हैं बुलक ड्रिविंग फार्मिंग थी, बैल से खेती होती थी। पानी तो ज़मीन में हमने देखा है अपने बचपन काल में कि मेरे यहाँ चना, मटर, मसूर, अलसी और सरसों होती थी। बरसात की नमी में क्रॉप बो दी जाती थी, पानी तो था ही नहीं। बरसात की संचित नमी में हम चना, मटर, मसूर, तिलहनी फसलें बो देते थे और बिना पानी के काट लेते थे। हाँ, बीच में कहीं विंटर में कोई वो माउट हो गई, मिड सीजन की बरसात हो गई तो उससे फसल थोड़ी मजबूत हो जाती थी, पैदावार बढ़ जाती थी। आज की तारीख में सर, ये मिट्टी जो है ना, दरअसल इस 70-60 सालों में जो मैकेनाइज्ड और रासायनिक खेती हुई, दुख इस बात का है कि ये यूरिया डीएपी किसान के हाथ लग गया और नो डाउट यूरिया डालता है, फसल लहला उठती है। तो यूरिया डीएपी से खेती करने की आदत पड़ गई तो वो अपने पशुपालन भी वीक हो गया, गोबर भी उसका लावारिस पड़ा है, फसलों के रेजिड्यू को आग लगा देता है, फेंक देता है। हाँ, विकल्प मिल गया। ये कंटिन्यूअस 40, 50, 60 साल जब हमने ज़मीन में हरी खाद, गोबर की खाद, ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा, 2-2 फसल लेने लगे। खरीफ में धरती माता अपना श्रृंगार करती, खरीफ में देखिएगा कितने वीड्स उगते हैं और धरती बिल्कुल हरी भरी हो जाती है, यानी कमर के बराबर तक खरपतवार हो जाते हैं। ये धरती अपना मेंटेनेंस के लिए उगाती थी, इसको वीड्स को कोई नहीं बोया आज तक।
ये धरती हम सलामत रहें इसके लिए धरती माँ लड़ती है, संघर्ष करती है, लेकिन टेक्नोलॉजीज ने कहा कि ये वीड्स हैं, हटाओ इनको, मारो इनको, ट्रैक्टर ले जाओ, जोत दो। हम वीड्स को उगने नहीं देते। फिर रबी में जब उग जाते हैं तो वीडीसाइड से मार देते हैं। तो बेसिक आपने जो कहा, आज की तारीख में अगर प्राकृतिक खेती तो हमें देखो करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो चलिए 300 मिलियन टन से ज़्यादा मेरा खाद्यान्न हो गया आज। धरती की फर्टिलिटी का मतलब उसमें ह्यूमस की मात्रा 1% से अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आज 0.3% रह गई। भूगर्भ जल हमारा 30, 40, 50 फुट पर होना चाहिए, जो 150, 200 फुट पर खिसक के चला गया। फॉरेस्ट एरिया मेरा 25-30% मिनिमम होना चाहिए। अब किसी खेत की मेड़ पर पेड़ नहीं है, तो ना खेत की मेड़ पर पेड़ है, ना ज़मीन के नीचे पानी है, और गांव के जलाशय भी लोगों ने कब्जा कर करके मकान बना लिए, सब खत्म है अब, ठीक है ना। तो आप देखिए कि ना जलाशय है, ना जंगल है, ना चिड़िया है, ना मधुमक्खी है, ना तितली है, ना सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन है, ना नीचे पानी है। तो ऐसी दशा में जब कोई कहता प्राकृतिक खेती करिए और रसायन बंद करिए, तो नो डाउट किसान को समझ में भी नहीं आ रही बात, और ये आधी अधूरी बात है। तो प्राकृतिक खेती अगर नहीं करेंगे तो देखिए क्या होने वाला है। 20 साल के बाद देश की जनता को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा अगर यूं ही हाल रहा तो। और इस क्रॉप में जितना मैं पेस्टिसाइड डाल रहा हूं वो जाने अनजाने मेरे पेट में जाकर के सबको अस्पताल की ओर ले जा रहा है। बिल्कुल। तो हमें तो नहीं लगता कि 20 साल के बाद इस धरती पर हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है। तो आज की पीढ़ी को इस बात को समझना पड़ेगा कि रसायनों ने, एक समय था 1960 के दशक में कि चलिए भोजन की कमी थी, हम जाने अनजाने जल्दबाजी में जो भी फैसले लिए उससे मेरा क्रांति की तरफ बढ़े, मेरा खाद्यान्न उत्पादन हो गया। लेकिन आज इस बात पर भी विचार करना कि क्या ये निरंतरता बनी रहेगी। तो जब हम सोचते हैं ये निरंतर, चूंकि खेती निरंतर है, जब तक धरती पर इंसान है उसको खेती करनी पड़ेगी पेट भोजन के लिए। लेकिन हमें लगता नहीं है कि आगे ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। तो प्राकृतिक खेती तो करनी है, लेकिन करनी क्या, समझ के साथ करनी। जैसे आज की तारीख में लोग कह देते हैं जीवामृत डालिए, एक ही किसान पकड़े है, गौमूत्र लीजिए, गोबर लीजिए, 1 किलो आटा लीजिए, 1 किलो गुड़ लीजिए और 72 घंटे में बन जाएगा, आप फसल में डालिए। कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा ज़मीन में तो ये जीवाणु खाएंगे क्या। तो हमें सॉइल में ह्यूमस की मात्रा 1% ले आके खड़ी कर देनी है। 1% ह्यूमस के लिए मुझे किसान को पशु पालने पड़ेंगे, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने पड़ेंगे, खेत में बायोमास डालना पड़ेगा। पेस्टिसाइड डाल करके जो केंचुआ को, दीमक को मारते हैं ना, इल्ली को और वाइट ग्रब को, ये सब खुराफात बंद कर देना पड़ेगा। कारण क्या है कि इस नेचर ने 84 लाख योनियों की रचना के बाद फिर मनुष्य योनि की रचना की। हम सबसे बाद में आए, किराएदार हैं। हमसे जो पहले आए थे हम उनको मारने का प्रयास अगर करें, उनका भी हक है, ठीक है ना। तो उनका हक है, तो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और नहीं, वो सस्टेनेबिलिटी के लिए इस बायोडाइवर्सिटी की ज़रूरत भी है। ज़रूरत। अब देखिए, आपने कहा मेरे खेत में आप देखिएगा गेहूँ बोया है, मटर बोया है, चना बोया है और बिना फर्टिलाइज़र के बोया है, और कोई इंसेक्ट नहीं है। अभी फली आएगी तो पोट बोरर नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ चिड़ियाँ हैं। बीमारी इसलिए नहीं लगती, जैसे मटर में पाउडरी मिल्ड्यू लग जाती, कोई भी रोग लग जाता, हमारे मटर में, गेहूं में, चने में और जितनी भी वनस्पतियाँ, कोई बीमारी नहीं लगती, क्योंकि सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जो नेगेटिव पैथोजन को वहीं किल कर देते हैं। इंसेक्ट इसलिए नहीं लगता क्योंकि यहाँ चिड़ियाँ बहुत हैं, तितलियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं। मधुमक्खियाँ में देख रहा कई फूलों पर यहाँ। दूसरा, मैंने इस सॉइल को रिच किया है। रिच करने के लिए 3 साल मैंने सिर्फ इस बात पर लगाई कि खरीफ में मैं कुछ नहीं बोऊँगा। जैसे इस इलाके में लोग मूंगफली उर्द बोते हैं, और मूंगफली 3 कुंटल 4 कुंटल एकड़ में होती है। ज़्यादा प्रॉफिट 10,000 रुपया प्रति एकड़ का है। उर्द मूंग में ज़्यादा 5,000 रुपये एकड़ का प्रॉफिट मिलता है। हमने क्या किया, 10,000 माइनस कर दिए। खरीफ में कुछ नहीं लेंगे। खरीफ में ग्रासेस खूब उगती हैं, और मैं जुलाई अगस्त 15 सितंबर तक मैं ट्रैक्टर नहीं लाता हूँ यहाँ पर। 2.5 महीने में इतने खरपतवार हो जाते हैं। खरपतवार उगने देते हैं, खूब उगो, प्रेम से उगो, आनंद में रहो। 15 सितंबर को मैं पलट देता हूँ, उसके बाद अगेन फिर उगते हैं। 15 अक्टूबर को फिर पलट देता हूँ,
तो अब ये जितना ढेर सारा बायोमास जब यहाँ पलटा ना और जीवामृत और डाल दिया अच्छा। बरसात के सीजन में, तो बायोमास हो गया, बायोमास को हजम करने वाले पचाने वाले जीवाणु आ गए, तो ये सब पच गया और ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया। अब मेरी फसल को नाइट्रोजन की फास्फेट की ज़रूरत नहीं है। और फास्फेट की एक कहानी और बता दूं, हमारे देश में इतना फास्फेट मैं डाल चुका हूं, वैज्ञानिक कहते हैं कि जो हम फास्फेट डालते हैं उसकी 30, 25, 24% मात्रा केवल क्रॉप यूज करती है। अगेन जो 75% है वो फिर राख फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं अनसॉल्युबल फार्म, हाँ इनसॉल्युबल हो जाती है। तो हमारे देश की ज़मीनों में इतना फास्फेट है कि अगर हम 25 साल तक फास्फेट ना डालें, हाँ अगर वो अवेलेबल रहे तो अवेलेबल कौन कराएगा? दो ही चीज़ें अवेलेबल कराएंगे, या तो आप उस पर जिप्सम डालिए, तो वो जिप्सम में सल्फर होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बना करके वो फास्फेट घुलनशील आएगा, या फिर बेनिफिशियल माइक्रोब्स अगर होंगे जी तो वो फास्फेट को जो है सोल्यूबल बनाएंगे। बिल्कुल। तो सिंपल फास्फेट तो हमें देनी ही नहीं है। और मैं क्या कहता हूँ एग्जैक्ट, जैसे वो मेरा गेहूँ है, गेहूँ में मैं हाफ यूरिया देता हूँ, अच्छा। क्योंकि अभी मेरी ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 0.5 आई है। अच्छा। जब मैंने ये खेत खरीदा तो 0.2 थी, ठीक है ना। तो गेहूं की फसल को चूंकि नाइट्रोजन चाहिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और नाइट्रोजन ज़मीन तो उपलब्ध करा नहीं पा रही जितनी चाहिए, तो इसलिए नाइट्रोजन की हल्की सी टॉप ड्रेसिंग करता हूं गेहूं में, क्योंकि चने को मटर को उतनी नाइट्रोजन नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ मैं डीएपी नहीं देता हूँ। उसी ज़मीन में जितना ह्यूमस 0.5 हुआ है उसी से पूर्ति हो जाती है। तो प्राकृतिक खेती में केवल किसान को ज़मीन की हेल्थ सुधारने का कॉन्सेप्ट सबसे पहला है, और ये धीरे धीरे होगा। जैसे सॉइल में आज 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन है, हमें एक रोड मैप बनाना है कि अगले साल इसको 0.4 कर देना है, फिर अगले साल 0.5 कर देना है, फिर 0.6 कर देना है। जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे फर्टिलाइज़र की डिमांड कम होगी, वैसे वैसे बीमारी नहीं लगेगी, और अगर किसान ने खेत की मेड़ों पर पेड़ लगा लिए तो दावे के साथ कोई इंसेक्ट भी नहीं लगेगा। ये खर्चा बच गया फर्टिलाइज़र का, फंजीसाइड का और इंसेक्टिसाइड का। अब बात रही बीड्स की, किसान हमसे भी पूछते हैं किसान साहब वो बातें सब ठीक है लेकिन खरपतवार का क्या करें? तो देखिए, पहले जब मैं बचपन की गांव की बात बताता हूं तो ये चना मटर गेहूं सब बोते थे, पहले भी किसान, जौ, पशु रहते थे घर में, तो जब चने में मटर में खूब वीड्स होते थे तो घर के सारे मेंबर जाते थे और चारे के लिए देखिए आप, कृषि का एक चक्र था कितना खूबसूरत। तो वो खरपतवार उखाड़ के लाए और 20 दिन 25 दिन भैंस का गाय का चारा बना, उसने गोबर किया, गोबर लौट के खेत में आना है, तो ना वीडीसाइड की ज़रूरत थी। आज क्या, जिस किसान ने पशु बेच दिए हैं, पशु है नहीं, अब वो कहता है मेरे खेत में खरपतवार है, मेरे खेत में खरपतवार है, और चूँकि लेबर हो गई महंगी तो एक ही विकल्प है वीडीसाइड डालो। तो मैं क्या कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती को जब नीतियाँ चाहेंगी, जैसे आज की तारीख में एक किसान जो धान और गेहूं की खेती करता है तो वो ये मानिए कि 5 बोरी डीएपी और 10 बोरी यूरिया लेता है 1 हेक्टेयर का किसान, और 5 बोरी डीएपी में, चूँकि डीएपी में आप मानिए कि करीब 2400 रुपया पर कट्टा की सब्सिडी है, और यूरिया में भी करीब 1800 रुपये प्रति बैग की सब्सिडी है, तो 35,000 रुपये की सब्सिडी 1 हेक्टेयर के धान गेहूं के किसान को सरकार देती है। बिल्कुल। अब एक किसान ने सोचा कि चलो मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, तो वो तो बेचारा गाय पाल रहा है, भैंस पाल रहा है, गोबर बटोर रहा है, और वो यूरिया डीएपी नहीं ले रहा, तो सरकार के उससे 30-35 हज़ार बचाए है ना। हाँ, सरकार का ही बर्डन है तो सरकार उसको क्या देती है? अगर उसका उत्पादन में 5%, 10%, 20% का लॉस हो रहा हो, और सरकार जो सब्सिडी दे रही थी, मैं कहता हूँ उनको तो 35,000 दे दिए, इनको तुम 20,000 रिम्बर्स करो, तब किसान आगे आएगा। तो बाई हार्ट क्या है, बाई हार्ट ना नीतियाँ चाहती हैं, ना ब्यूरोक्रेट चाहते हैं, और ना टेक्नोक्रेट चाहते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने धंधे हैं। उस धंधों के चक्कर में ये किसान परेशान है और ये हो रहा है। डॉक्टर सचान, एक चीज़ मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, किसानों के भी यहाँ पर भी, कि उनको ये आशंका है कि अगर हम पूरी तरह से प्राकृतिक खेती पे आ जाएंगे तो क्या हमारा उत्पादन शुरू से ही रहेगा पिछला जैसा, या
देखो घटेगा, और घटेगा तो वो फिर अपने खर्चे कैसे मीट आउट करेगा? मैंने बोला कि किसान भाई अगर प्राकृतिक खेती, जैसे प्राकृतिक खेती में आज जीवामृत किसान बना रहे हैं, जी। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जीवामृत में, वही मैंने बोला कि गाय का मूत्र और गाय का गोबर, जो जीवाणु हमारी ज़मीन से नष्ट हुए हैं पेस्टिसाइड डाल करके, जो जीवाणु जितने प्रकार के नष्ट हुए हैं, आई डोंट नो कितने प्रकार के थे और नष्ट हुए, वो आज कहाँ मिलेंगे? वो गाय के गोबर में तो नहीं हो सकते, नहीं, वो जंगलों में मिलेंगे जहाँ हमने पेस्टिसाइड नहीं जहाँ डाले। पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं हुआ है। क्योंकि किसी गाय के या भैंस के या ह्यूमन के स्टोमक में जो जीवाणु हैं वो पाचन की क्रिया को इन्हेंस करने वाले हैं, और वही मल में गोबर में निकल के आ गए। बिल्कुल। अब इनका बाहर गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं, अभी आज जो किया है उसने, वो जीवाणु सॉइल में नो वर्किंग, उनकी कोई वर्किंग नहीं है, वहाँ लाभदायक नहीं है। नहीं है ना। लेकिन अब वो गाय का गोबर और गोमूत्र डाल के 72 घंटे जीवामृत बनवा रहे हैं। तो एक तो ये जो मैं कहता हूँ, जंगल की मिट्टी ला करके जीवामृत बनाइए, उसको भोजन बहुत देना पड़ेगा और समय भी 2-2.5 महीना लगेगा तब वो बनेगा, तो मैं तो वो यूज करता हूँ। दूसरा जो आपने कहा उत्पादन घटेगा, तो मैंने कहा दलहनी तिलहनी फसलों में अगर कायदे का जीवामृत बना के डाल दिया है तो दलहनी तिलहनी का तो उत्पादन गिर नहीं रहा। मेरा तजुर्बा 9 साल का है। गेहूं के बारे में खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, डीएपी तो बहुत डंप है खेत में, तो डीएपी तो मैंने दी नहीं। यूरिया चूंकि वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए हमको, इसलिए हमको यूरिया देनी पड़ेगी। तो मैं प्रारंभ काल से ये नहीं कहता हूँ फर्स्ट ईयर में किसान धीरे करके कम करने की बिल्कुल। जीवामृत अगर सही बन गया, सर मैंने बोला डीएपी बहुत है, जीवामृत सही बन गया तो डीएपी तो भूल जाओ, नेवर देनी ही नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन हाँ, गन्ना है, कपास है, धान है, गेहूँ है, ये जो फसलें हैं इनकी चूंकि बहुत हाइट है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन तो चाहिए। वहाँ पर नाइट्रोजन तो हमें अभी धीरे धीरे देते रहना है। कब तक? जब तक आपकी सॉइल में ह्यूमस की मात्रा 0.8 0.9 तक ना पहुँच जाए, तब तक आपको देते रहना है। धीरे धीरे बंद करना है नाइट्रोजन। डीएपी पहले साल से ही बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो तजुर्बा है, कोई घाटा नहीं है। सचिन जी, मेरा ये तजुर्बा जो रहा है, पहले जीवामृत वगैरह हम लोगों ने भी किसानों के यहाँ बनवाया, तो ये जो जंगल की जो मिट्टी की आप बात कर रहे हो ना, इसकी क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़रूरत है इसको समझने की, कहाँ से हम मिट्टी ले रहे हैं। यह सबसे जीवामृत में जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है वो ये है कि आप श्योर हो, जहाँ से मिट्टी लाए हो आप श्योर हो कि वहाँ माइक्रोब्स होंगे। यदि वहाँ माइक्रोब्स श्योर हो तो दावे के साथ कहता हूँ जीवामृत काम करेगा। और अगर ऐसे ही कहीं जंगल से उठा लाए ऊपर से सूखी मिट्टी, वहाँ बैक्टीरिया थे ही नहीं, अब आप ड्रम में डाल करके गोबर आटा और चीनी डाल करके कुछ खुराफात कर रहे हो, तो बैक्टीरिया जब थे ही नहीं तो वो तो एरोबिक बैक्टीरिया जो होंगे ना, कुछ जो हवा में रहते हैं, वो आकर के कुछ ग्रोथ किए, बट वो सॉइल के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। दरअसल बहुत बड़ी जनसंख्या है देश की, तो सरकार भी एकदम से सारी चीज़ें नहीं रख सकती, लेकिन सरकार इस बात के लिए अवेयर है कि वो धीरे धीरे चाहती है कि प्राकृतिक खेती की तरफ लोग जाएं, और साथ में ही ये है कि लोगों का खाद्यान्न भी जो है उनको मुहैया हो, और जो स्थिति हमारी है अब आत्मनिर्भर भी हैं, एक्सपोर्ट की स्थिति में भी हैं, वो भी बनी रहे। तो इसके लिए आपने सही बताया कि धीरे धीरे करके हमें जाना होगा। बिल्कुल, ये सर खेती जो है, दरअसल मैं क्या कहता हूँ, खेती दर्शन शास्त्र का विषय है। देखिए, जब प्राकृतिक खेती की बात आएगी, प्राकृतिक खेती में बिल्कुल तय कर लीजिए कि मुझे प्रकृति जो पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत में देखो सूरज का हम कुछ दे नहीं सकते, आकाश को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन हाँ हम धरती को दे सकते हैं, पानी को दे सकते हैं, वायु को दे सकते हैं। यानी वायु माने जंगल, पानी माने वर्षा ज़्यादा हो, और सीपेज होके मेरे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। खेत का मतलब कि खेत में ह्यूमस की मात्रा बढ़े, तो जंगल लगाना ताकि वर्षा हो, फिर खेत की मेड़ बनाना ताकि रनाब से पानी बह के समुद्र में फिर न जाए, वहीं सीपेज होके नीचे हमारी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, और सॉइल में कार्बनिक पदार्थ डालना ताकि इसमें कार्बनिक कंटेंट बढ़ सके। देखिए, अब जंगल में आप चले जाइए, पहाड़ हैं, वहाँ कोई पानी देता है? वहाँ की वनस्पतियाँ तो नहीं सूखती। हम तो आम का बाग लगाते हैं तब भी पानी देना पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बन कंटेंट इतना है, ज़्यादा है। तो कार्बन जो है वायुमंडल की जो एटमॉस्फेयर है, वो वायुमंडलीय जो पानी है ना, वो प्रेसिपिटेट होता है कार्बन के अट्रैक्शन में। तो चूंकि कार्बन ही सॉइल में कम है,
इसलिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए। जैसे मैंने बोला 1% ह्यूमस हो जाएगा, अब आप सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने बोला 70-50 साल पहले जो है कोई चना मटर मसूर राई सरसों में ना पलेवा करता था ना पानी लगाता था, तो ये तो इतिहास हम लोग देखे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल तो क्यों तब 0.7% 0.8% ऑर्गेनिक कार्बन था मई सॉइल में। बिल्कुल। तो वैसे ही जब जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम झंझट से मुक्ति पा जाएंगे, अन्यथा तो हम परेशान रहेंगे। और सर कोई विषय? नहीं, धन्यवाद सजान जी। और मैं समझता हूँ किसान भाइयों को जो ये फिलॉसफी थी आपकी, इससे काफ़ी कुछ लाभ होगा। धन्यवाद।